नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप सुन रहे हैं रात का ड्राइवर। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने खुद अपनी जुबानी सुनाई थी। उसने कहा था, भाई अगर सुनाना तो ऐसे सुनाना जैसे मैं खुद बोल रहा हूं, क्योंकि वो रात अभी खत्म नहीं हुई। अब आगे जो सुनोगे वो उसी की आवाज है। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर है, उम्र 43 साल। 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। नेपाल बॉर्डर से लेकर मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर, रीवा तक हर लंबा रूट मेरा देखा हुआ है। लेकिन 11 जनवरी 2023 की रात, उस रात मैंने जो देखा वो सड़क पर नहीं था। उस रात मैं नेपाल के बिरगंज से सीमेंट लोड करके एमपी के कटनी जा रहा था। मेरे साथ मेरा खलासी था अर्जुन, उम्र 22 साल। नया लड़का था पर दिल का मजबूत। हम शाम 6 बजे बॉर्डर पार करके यूपी की तरफ आए। सब सामान्य था। रात 12:40 बजे हम मिर्जापुर के जंगल वाले हिस्से में घुसे। ठंडी हवा, घना जंगल और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। 7 बजे अचानक ट्रक के केबिन में लगी भगवान शिव की छोटी सी फोटो हिलने लगी। मैंने सोचा सड़क खराब है, लेकिन सड़क सीधी थी। फिर इंजन भारी होने लगा। ऐसा लगा जैसे ट्रक पर कुछ और चढ़ गया हो। मैंने अर्जुन से कहा, पीछे देख जरा। वो पीछे गया। 10 सेकंड बाद उसकी आवाज आई, भैया ऊपर तिरपाल पर कोई बैठा है। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, बाहर निकले, टॉर्च जलाई। ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन तिरपाल बीच में दबा हुआ था, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। हम वापस केबिन में बैठे। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ाया, रेडियो अपने आप चालू। कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ नदी में बहते पानी जैसी आवाज और बीच बीच में किसी औरत की हंसी। अर्जुन ने डर कर रेडियो तोड़ दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। मैंने रियर मिरर में देखा, पीछे अंधेरा था। फिर अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, बाल खुले, चेहरा नीचे। मैंने हॉर्न बजाया, वो नहीं हिली। मैंने धीरे से ट्रक उसके पास रोका। उसने बिना ऊपर देखे कहा, कटनी जाओगे? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने कहा, हाँ। वो बोली, मुझे पुल तक छोड़ दो। अर्जुन ने धीरे से कहा, भैया मत बैठाओ। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, लेकिन बाहर बारिश नहीं थी। 5 मिनट तक सन्नाटा। फिर उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इस रास्ते से? मैंने कहा, क्यों? वो बोली, यहां हर साल कोई ना कोई गिरता है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। 2 किलोमीटर आगे पुल था। जैसे ही हम पुल पर पहुंचे, अचानक ट्रक की हेडलाइट बंद, इंजन बंद, पूरा अंधेरा, सिर्फ नदी की आवाज। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली, लेकिन दरवाजा बंद था और सीट पूरी गीली। अर्जुन कांप रहा था। अचानक नीचे नदी में जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई ट्रक गिरा हो। मैंने नीचे झुककर देखा। नदी में एक जला हुआ ट्रक पड़ा था और उसकी नंबर प्लेट मेरे ट्रक से मिलती थी। मैं पीछे मुड़ा, अर्जुन गायब। मैंने चिल्लाया, अर्जुन! दूर पुल के किनारे वो खड़ा था और उसके सामने वही लड़की। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें काली। वो अर्जुन से कह रही थी, एक को नीचे आना ही होगा। मैं दौड़ा। अर्जुन जैसे सम्मोहन में था। वो धीरे धीरे पुल की रेलिंग पर चढ़ रहा था। मैंने पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा। तभी लड़की ने चीख मारी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। पुल हिल गया, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं अर्जुन को खींचकर अंदर लाया। जैसे ही एक्सीलरेटर दबाया, रियर मिरर में वो लड़की पुल के बीचों बीच खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। हम वहां से निकल गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कटनी पहुंचकर जब हमने माल उतारा, तिरपाल के अंदर गीले पैरों के निशान थे, सीधे माल के ऊपर तक, और बीच में एक जगह जलने का निशान। अर्जुन उसी दिन नौकरी छोड़कर चला गया। उसने कहा, भैया वो मुझे सपने में बुलाती है। 3 महीने बाद ठीक उसी तारीख को 7 बजे रात मेरे फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सिर्फ पानी टपकने की आवाज और फिर वही शब्द, इस बार अकेले आना। अब हर साल उसी रात मुझे पुल से गुजरना पड़ता है और हर बार रियर मिरर में पीछे वाली सीट धसी हुई दिखती है, जैसे कोई बैठा हो। और जब मैं उस पुल के पास पहुंचता हूं, रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और एक ही लाइन बजती है, एक को नीचे आना ही होगा।
मैं आज तक बचा हुआ हूं, लेकिन सच बताऊं तो जब भी ब्रेक दबाता हूं मुझे लगता है कहीं इस बार वो सच में फेल ना हो जाए। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप यहां तक स्टोरी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो एक ट्रक ड्राइवर की ऐसी आप बीती है जिसमें डर भी है, प्यार भी है और ऐसा मोड़ है जो आखिर तक दिल को हिला देगा। उसने मुझसे कहा था, भाई लोग हंसेंगे पर जो हुआ वो सच था, अगर सुनाना तो पूरी बात सुनाना। अब आगे जो सुनोगे वो उसी ड्राइवर की जुबानी है। मेरा नाम करणवीर सिंह है, उम्र 38 साल। 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। पंजाब से यूपी, यूपी से बिहार, कभी नेपाल बॉर्डर। यही जिंदगी है मेरी। मैं हमेशा कहता था, ड्राइवर की जिंदगी में डर से बड़ी कोई चीज नहीं और अकेलेपन से बड़ा कोई दर्द नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन यही अकेलापन किसी और को भी मेरी तरफ खींच लाएगा। ये बात 2019 की है। मैं गोरखपुर से सीमेंट लोड करके बरेली की तरफ जा रहा था। दिसंबर की ठंडी रात थी। करीब 1:45 पर मैं एक सुनसान हाईवे पर पहुंचा जहां दोनों तरफ सिर्फ खेत और बीच बीच में पेड़ थे। अचानक मैंने सड़क किनारे एक लड़की को खड़े देखा। सफेद सूट, खुले बाल, सिर झुका हुआ। मैंने पहले सोचा नजर का धोखा है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा उसने धीरे से हाथ उठाया। मैंने ट्रक रोका। वो बिना कुछ बोले दरवाजा खोलकर पीछे की सीट पर बैठ गई। मैंने पूछा, कहां जाना है? वो बोली, जहां तुम जाओगे। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ। मैंने सोचा शायद किसी से झगड़ा हुआ होगा, घर छोड़कर निकली होगी। 5 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर उसने पूछा, तुम अकेले रहते हो? मैंने हंसकर कहा, ड्राइवर कभी अकेला नहीं रहता, सड़क साथ होती है। वो हल्का सा मुस्कुराई। रियर मिरर में देखा तो उसका चेहरा साफ दिखा, बहुत सुंदर, लेकिन आंखों में अजीब खालीपन। जब मैं बरेली पहुंचा उसने कहा, यहीं उतर जाऊंगी। मैंने ट्रक रोका। वो उतर गई, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा रियर मिरर में वो फिर सीट पर बैठी थी। मैंने ब्रेक मारा, पीछे देखा, सीट खाली। उस रात के बाद से वो बार बार मिलने लगी, हर उसी जगह, हर उसी समय। धीरे धीरे हम बातें करने लगे। उसने अपना नाम बताया, मीरा। वो मेरे साथ घंटों सफर करती और अचानक गायब हो जाती। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम रहती कहाँ हो? वो बोली, जहां तुम याद करते हो। मुझे उसके साथ अजीब सा सुकून मिलने लगा। अब मैं जानबूझकर उसी रास्ते से जाने लगा। एक रात उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे घर आ जाऊं तो? मैंने मजाक में कहा, आ जाऊं, कौन रोक रहा है? उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। अगले दिन जब मैं 10 दिन बाद घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। अंदर लाइट जल रही थी और रसोई में कोई चाय बना रहा था। मैं अंदर गया, मीरा खड़ी थी। सफेद कपड़े नहीं, अब लाल सूट में। वो बोली, तुमने बुलाया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, तुम यहां कैसे? वो बोली, मैं वहीं जा सकती हूं जहां मेरा मन बंध जाए। धीरे धीरे वो मेरे साथ रहने लगी। पड़ोसियों को लगा मैंने शादी कर ली है। मैंने भी सबको यही बताया। हमने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा वो कांप गए। बाद में उन्होंने मुझे अलग जाकर कहा, ये लड़की ठंडी है, बिल्कुल ठंडी। मैंने हंसकर टाल दिया। शादी के बाद सब ठीक था, लेकिन एक बात अजीब थी। वो कभी दिन में बाहर नहीं निकलती थी, हमेशा शाम के बाद जागती। रात में कभी कभी मैं उठता तो वो खिड़की के पास खड़ी होती और खाली सड़क को देखती रहती। एक रात मैंने देखा उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी। मैंने आंखें मलकर देखा, कमरे में मैं था और वो थी, लेकिन दीवार पर सिर्फ मेरी परछाई। उस रात मैंने पहली बार डर महसूस किया। मैंने उससे पूछा, तुम सच में कौन हो? वो चुप रही। फिर बोली, अगर बता दूं तो क्या छोड़ दोगे? मैं चुप हो गया। कुछ दिन बाद मेरे एक पुराने ड्राइवर दोस्त ने बताया कि जिस हाईवे से मैं उसे लाया था वहां 3 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। भागकर शादी करने निकली थी, लड़के ने धोखा दे दिया। वो रात में सड़क पार कर रही थी और ट्रक से कुचल गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मीरा से पूछा, तुम उसी रात? वो मुस्कुराई। उसकी आंखें अचानक पूरी काली हो गई। वो बोली, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अब मुझे समझ आया, वो मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात में बर्तन अपने आप गिरते, दरवाजा अपने आप खुलता। एक रात उसने कहा, मुझे अब जाना होगा। मैंने कहा, क्यों? वो बोली, जितना मैं यहां रहूंगी
उतना तुम्हारी दुनिया खत्म होती जाएगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इस बार वो ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे किसी इंसान का। वो रो रही थी, पहली बार। उसने कहा, मुझे प्यार हुआ था इसलिए बंध गई थी, लेकिन अब मुझे जाना होगा, वरना तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। मैंने पूछा, कैसे? वो बोली, रास्तों पर भटकते हुए। उस रात 2:17 पर घर की सारी लाइट अपने आप बंद हो गई, हवा चलने लगी और वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आखिरी आवाज थी, अगर कभी बहुत अकेले लगो तो उसी रास्ते से गुजरना। सुबह जब मेरी आंख खुली, घर खाली था, लेकिन मेरे तकिए के पास एक चीज पड़ी थी, उसकी लाल चूड़ी का आधा टुकड़ा। आज भी मैं ट्रक चलाता हूं। हर साल उसी तारीख को जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूं, रियर मिरर में पीछे की सीट हल्की सी दब जाती है और कभी-कभी मुझे उसकी खुशबू आती है। मैं डरता नहीं, क्योंकि वो मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, वो सिर्फ प्यार करने आई थी। लेकिन कुछ प्यार हमारी दुनिया के लिए नहीं होते। ये उसी कहानी का दूसरा भाग है, जहां करणवीर की जिंदगी में मीरा जा चुकी थी, लेकिन रास्ते अभी खत्म नहीं हुए थे। अब आगे जो सुनोगे वो फिर से करणवीर की जुबानी है। मीरा के जाने के बाद मैंने सोचा सब खत्म हो गया। घर फिर से खाली हो गया था, रातें फिर से लंबी हो गई थीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी दुनिया ने मुझे देख लिया है। उसके जाने के 3 महीने बाद मुझे लंबा रूट मिला। गोरखपुर से सीधा नागपुर तक का सफर, 3 रात का रास्ता, जंगल, घाट, सुनसान हाईवे। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात करीब 11:20 पर मैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। जंगल घना था, मोबाइल नेटवर्क गायब। अचानक ट्रक के पीछे जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने कूदकर ऊपर चढ़ाई की हो। मैंने सोचा कोई डकैत होगा। मैंने स्पीड बढ़ा दी। फिर केबिन के अंदर ठंड फैलने लगी। सांस से धुआं निकल रहा था, जबकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। रियर मिरर में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था, लेकिन वो मीरा नहीं थी। वो एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, आंखें लाल, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, ये रास्ता मेरा है। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने पलट कर देखा, सीट खाली। फिर मिरर में देखा, अब वहां 3 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा, एक अधजली औरत और एक बच्चा जिसकी आंखें पूरी काली थीं। ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। अचानक सड़क पर मुझे कई परछाइयां दिखीं, जैसे सैकड़ों लोग सड़क के बीच खड़े हों। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। बाहर सन्नाटा। फिर धीरे धीरे वो परछाइयां ट्रक के पास आने लगीं। दरवाजे पर खरोचने की आवाज, छत पर कदमों की आवाज, पीछे तिरपाल फटने की आवाज। मैं अंदर बैठा कांप रहा था। अचानक किसी ने कान के पास फुसफुसाया, तुम अकेले हो अब। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक एक तेज झोंका आया। केबिन के अंदर हल्की सी खुशबू फैली, वही खुशबू जो मीरा के साथ आती थी। और अगले ही पल रियर मिरर में वो दिखाई दी। सफेद कपड़े नहीं, इस बार काले लिबास में, बाल हवा में उड़ते हुए, आंखें पहले से ज्यादा गहरी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर पीछे बैठे उन सायों की तरफ। उसकी आवाज गूंजी, ये मेरा है। पूरा ट्रक हिलने लगा। पीछे बैठे साए चीखने लगे। बूढ़ा आदमी गुर्राया, तू तो चली गई थी। मीरा की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ उठाया। अचानक ट्रक के चारों तरफ हवा का भंवर बनने लगा। बाहर की परछाइयां एक एक करके गायब होने लगीं। बूढ़ा आदमी मिरर में तड़पता दिखा, फिर धुएं में बदल गया। बच्चे की चीख गूंजी और वो भी गायब। तज्जली औरत ने आखिरी बार मुझे देखा और फुसफुसाई, ये अभी खत्म नहीं हुआ। फिर सन्नाटा। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मीरा ने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, डर भी नहीं था, बस एक अजीब सा दर्द। वो बोली, तुमने मुझे बुलाया था? मैं कांपती आवाज में बोला, मैंने? वो बोली, तुम्हारे डर ने। मैं समझ गया, जब भी मैं डरता उसकी दुनिया मुझे घेर लेती। मीरा खिड़की की तरफ मुड़ी। बाहर घना अंधेरा था। वो बोली, मैं हमेशा नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा, मत जाओ। वो मुस्कुराई। मैं गई कब थी? अचानक ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, जैसे कुछ पीछे भाग रहा हो। मैंने शीशे में देखा, जंगल के बीच कई साए खड़े थे, सब मुझे घूर रहे थे, लेकिन इस बार कोई पास नहीं आया। सुबह जब मैं ढाबे पर रुका, तिरपाल फटा हुआ था, माल पर जलने के निशान थे। ढाबे वाले ने कहा,
भैया रात को यहां कई लोग मरे थे एक्सीडेंट में, वो इलाका ठीक नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। अब हर लंबी यात्रा में जब भी कोई अनजाना साया पास आता है, रियर मिरर में मीरा की झलक दिख जाती है। वो अब मेरी रखवाली करती है। लेकिन सच ये है, उस रात बूढ़े साई ने जो कहा था वो अब भी मेरे दिमाग में गूंजता है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने पहली बार मीरा को कमजोर होते देखा और सड़क के किनारे एक नई लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, और उसने हाथ उठाया। मेरा नाम रघुवीर है और मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो किसी फिल्म की नहीं है, ये मेरी अपनी आंखों से देखी हुई बात है। उस रात मेरे साथ मेरा खलासी था जिसका नाम था मुकेश। हम दोनों कानपुर से माल लेकर बिहार की तरफ जा रहे थे। रास्ता लंबा था और ठंड की कड़क रात थी। दिसंबर का महीना था। हाईवे पर धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी आगे 10 कदम से ज्यादा नहीं जा रही थी। रात के करीब 2:15 बजे हम बक्सर के पास एक सुनसान स्ट्रेच पर पहुंचे। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और बीच बीच में सूखे पेड़ जिनकी टेढ़ी शाखाएं अंधेरे में हाथ जैसी लग रही थीं। मुकेश उनींदा सा बगल में बैठा था। तभी अचानक मैंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले थे और वो बिल्कुल सड़क की तरफ पीठ किए खड़ी थी। मैंने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगी। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया। मुकेश ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला, भैया मत रोकना, ये जगह ठीक नहीं लगती। मैंने कहा, अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है। पर जैसे ही ट्रक उसके बराबर आया, वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा धुंध में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधी हमारी हेडलाइट में चमक रही थी, जैसे किसी जानवर की आंखें चमकती हैं। मैंने घबराकर एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ गया। पीछे शीशे में देखा तो वो वहीं खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मुकेश ने कांपती आवाज में कहा, भैया आपने उसके पैर देखे थे? मैंने कहा, नहीं, क्यों? उसने कहा, उसके पैर उल्टे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। मैंने कुछ नहीं कहा। हम दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। करीब 10 मिनट बाद अचानक ट्रक के केबिन में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी, जबकि हीटर चल रहा था। मेरे हाथों से धुआं निकलने लगा। मुकेश ने कंबल कसकर लपेट लिया। तभी पीछे के हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई तिरपाल पर कदम रख रहा हो। मैंने सोचा शायद माल खिसक रहा होगा, पर आवाज साफ थी, धप धप धप, जैसे नंगे पैर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मुकेश डर के मारे रोने लगा। बोला, भैया ट्रक मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी रियर मिरर में मैंने देखा पीछे तिरपाल के किनारे कोई लाल साड़ी का पल्लू लहरा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने स्पीड बढ़ाई, पर ट्रक भारी होने लगा, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। अचानक केबिन के अंदर कांच पर नाखून रगड़ने की आवाज आई। ची। मैंने साइड में देखा तो खिड़की के बाहर वही औरत बराबर बराबर दौड़ रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा हंसता हुआ। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और आंखें पूरी काली थीं। वो खिड़की पर हाथ मार रही थी और बोल रही थी, रुक जा रघुवीर, मुझे भी साथ ले चल। मेरे होश उड़ गए। मैंने तो अपना नाम भी उसे नहीं बताया था। वो मेरा नाम कैसे जानती थी? मुकेश चीखने लगा, भैया राम नाम लो। मैंने तुरंत डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की फोटो को छुआ और जोर से बजरंगबली का नाम लिया। अचानक ट्रक के अंदर तेज झटका लगा और वो औरत गायब हो गई। सड़क पर फिर सन्नाटा था। हम दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। हमने सोचा शायद मामला खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। करीब 3 बजे हम एक पुराने पुल पर पहुंचे। जैसे ही ट्रक पुल के बीच में आया, इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ काला अंधेरा, नीचे नदी का सूखा तल और हवा की सीटी जैसी आवाज। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी केबिन के पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। हम दोनों ने धीरे धीरे पीछे देखा। वही औरत सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे सड़क पर अकेला छोड़ दिया। मैं इंतजार कर रही थी इतने सालों से। मेरी मौत इसी पुल पर हुई थी। दहेज के लिए मुझे जलाकर फेंक दिया गया था। हर साल मैं किसी न किसी ट्रक को रोकती हूँ। जो रुक जाता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? उसने कहा, बस मुझे उस गांव तक छोड़ दो जहां मेरा घर था। मेरी अस्थियां आज तक वहां नहीं पहुंची। मैं समझ गया, अगर मैंने हां कहा तो शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। तभी मुकेश ने धीरे से कहा, भैया झूठ बोल रही है, इसे मत सुनो, इसके हाथ देखो। मैंने देखा, उसके हाथों में नाखून नहीं, पंजे थे, जैसे किसी जानवर के। उसने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। केबिन की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। उसने कहा, तुम लोग भी बाकी लोगों जैसे हो, डरपोक। अचानक ट्रक हिलने लगा, पुल कांपने लगा, नीचे से धुआं उठने लगा। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई और एक्सीलरेटर दबाया।
अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। पुल खत्म होते ही एक तेज धमाका हुआ, जैसे कुछ ट्रक से गिरा हो। हम कई किलोमीटर तक बिना रुके चलते रहे। सुबह होने पर जब एक ढाबे पर रुके तो पीछे त्रिपाल फटा हुआ था और माल पर जले हुए हाथों के निशान थे। ढाबे वाले बूढ़े ने जब जगह का नाम सुना तो बोला, वहां एक औरत को उसके ससुराल वालों ने जलाकर पुल से फेंक दिया था। तब से रात में लाल साड़ी वाली दिखती है, जो रुक जाता है वो नहीं बचता। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि कभी भी सुनसान रास्ते पर किसी अजनबी को नहीं बैठाऊंगा। लेकिन सच कहूं तो कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पिछले महीने उसी रूट से गुजरते वक्त रात के 2:17 पर मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार 3 बार, और रियर मिरर में मुझे कुछ सेकंड के लिए लाल साड़ी का पल्लू फिर लहराता दिखा। इस बार वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा कर गायब हो गई। शायद उसे अभी भी इंतजार है किसी ऐसे ड्राइवर का जो उसकी बात मान ले। और मैं आज भी हर बार उस पुल से गुजरते वक्त सांस रोक लेता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं अगली बार वो सिर्फ दिखाई ना दे, बल्कि साथ चलने की जिद न कर बैठे, और तब शायद मेरे पास बचने का मौका न हो। मेरा नाम रघुवीर है और मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो किसी फिल्म की नहीं है, ये मेरी अपनी आंखों से देखी हुई बात है। उस रात मेरे साथ मेरा खलासी था, जिसका नाम था मुकेश। हम दोनों कानपुर से माल लेकर बिहार की तरफ जा रहे थे। रास्ता लंबा था और ठंड की कड़क रात थी। दिसंबर का महीना था। हाईवे पर धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी आगे 10 कदम से ज्यादा नहीं जा रही थी। रात के करीब 2:15 बजे हम बक्सर के पास एक सुनसान स्ट्रेच पर पहुंचे। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और बीच बीच में सूखे पेड़, जिनकी टेढ़ी शाखाएं अंधेरे में हाथ जैसी लग रही थीं। मुकेश उनींदा सा बगल में बैठा था। तभी अचानक मैंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले थे और वो बिल्कुल सड़क की तरफ पीठ किए खड़ी थी। मैंने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगी। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया। मुकेश ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, भैया मत रोकना, ये जगह ठीक नहीं लगती। मैंने कहा, अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है। पर जैसे ही ट्रक उसके बराबर आया, वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा धुंध में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधी हमारी हेडलाइट में चमक रही थी, जैसे किसी जानवर की आंखें चमकती हैं। मैंने घबराकर एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ गया। पीछे शीशे में देखा तो वो वहीं खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मुकेश ने कांपती आवाज में कहा, भैया आपने उसके पैर देखे थे? मैंने कहा, नहीं, क्यों? उसने कहा, उसके पैर उल्टे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। मैंने कुछ नहीं कहा। हम दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। करीब 10 मिनट बाद अचानक ट्रक के केबिन में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी, जबकि हीटर चल रहा था। मेरे हाथों से धुआं निकलने लगा। मुकेश ने कंबल कसकर लपेट लिया। तभी पीछे के हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई तिरपाल पर कदम रख रहा हो। मैंने सोचा शायद माल खिसक रहा होगा, पर आवाज साफ थी, धप धप धप, जैसे नंगे पैर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मुकेश डर के मारे रोने लगा, बोला, भैया ट्रक मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी रियर मिरर में मैंने देखा पीछे तिरपाल के किनारे कोई लाल साड़ी का पल्लू लहरा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने स्पीड बढ़ाई, पर ट्रक भारी होने लगा, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। अचानक केबिन के अंदर कांच पर नाखून रगड़ने की आवाज आई, ची। मैंने साइड में देखा तो खिड़की के बाहर वही औरत बराबर बराबर दौड़ रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा हंसता हुआ। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और आंखें पूरी काली थीं। वो खिड़की पर हाथ मार रही थी और बोल रही थी, रुक जा रघुवीर, मुझे भी साथ ले चल। मेरे होश उड़ गए। मैंने तो अपना नाम भी उसे नहीं बताया था, वो मेरा नाम कैसे जानती थी? मुकेश चीखने लगा, भैया राम नाम लो। मैंने तुरंत डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की फोटो को छुआ और जोर से बजरंगबली का नाम लिया। अचानक ट्रक के अंदर तेज झटका लगा और वो औरत गायब हो गई। सड़क पर फिर सन्नाटा था। हम दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। हमने सोचा शायद मामला खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। करीब 3 बजे हम एक पुराने पुल पर पहुंचे। जैसे ही ट्रक पुल के बीच में आया, इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ काला अंधेरा, नीचे नदी का सूखा तल और हवा की सीटी जैसी आवाज। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी केबिन के पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। हम दोनों ने धीरे धीरे पीछे देखा। वही औरत सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे सड़क पर अकेला छोड़ दिया। मैं इंतजार कर रही थी इतने सालों से। मेरी मौत इसी पुल पर हुई थी। दहेज के लिए मुझे जलाकर फेंक दिया गया था। हर साल मैं किसी न किसी ट्रक को रोकती हूँ। जो रुक जाता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? उसने कहा, बस मुझे उस गांव तक छोड़ दो जहां मेरा घर था।
मेरी अस्थियां आज तक वहां नहीं पहुंची। मैं समझ गया, अगर मैंने हाँ कहा तो शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। तभी मुकेश ने धीरे से कहा, भैया झूठ बोल रही है, इसे मत सुनो, इसके हाथ देखो। मैंने देखा, उसके हाथों में नाखून नहीं, पंजे थे, जैसे किसी जानवर के। उसने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। केबिन की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। उसने कहा, तुम लोग भी बाकी लोगों जैसे हो, डरपोक। अचानक ट्रक हिलने लगा, पुल कांपने लगा, नीचे से धुआं उठने लगा। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई और एक्सीलरेटर दबाया। अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। पुल खत्म होते ही एक तेज धमाका हुआ, जैसे कुछ ट्रक से गिरा हो। हम कई किलोमीटर तक बिना रुके चलते रहे। सुबह होने पर जब एक ढाबे पर रुके तो पीछे त्रिपाल फटा हुआ था और माल पर जले हुए हाथों के निशान थे। ढाबे वाले बूढ़े ने जब जगह का नाम सुना तो बोला, वहां एक औरत को उसके ससुराल वालों ने जलाकर पुल से फेंक दिया था। तब से रात में लाल साड़ी वाली दिखती है, जो रुक जाता है वो नहीं बचता। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि कभी भी सुनसान रास्ते पर किसी अजनबी को नहीं बैठाऊंगा। लेकिन सच कहूं तो कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पिछले महीने उसी रूट से गुजरते वक्त रात के 2:17 पर मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार 3 बार, और रियर मिरर में मुझे कुछ सेकंड के लिए लाल साड़ी का पल्लू फिर लहराता दिखा। इस बार वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा कर गायब हो गई। शायद उसे अभी भी इंतजार है किसी ऐसे ड्राइवर का जो उसकी बात मान ले। और मैं आज भी हर बार उस पुल से गुजरते वक्त सांस रोक लेता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं अगली बार वो सिर्फ दिखाई ना दे, बल्कि साथ चलने की जिद न कर बैठे, और तब शायद मेरे पास